मार्जिनल क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने आपको ये तीनों चीज क्लियर करा दी है। क्या चीज, एवरेज प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है आप लोगों को, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, देन आप लोगों को मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्लियर हो चुका है। देन नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर में आते हैं, ध्यान देंगे आपको। देखिए इसके अंदर में हमारा है, इसका कहते हैं हम, आपको दो चीज बता दी थी, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। ये है हमारा रिटर्न टू फैक्टर। अब रिटर्न टू फैक्टर के अंदर में आपको 3 स्टेजेस मिलते हैं। देखिए पहला हम दिखाई दे रहा होगा आप लोग को फिक्स फैक्टर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स फैक्टर हमने कर दिया कि हमारे पास जो जमीन है वो 5 ही एकड़ दे रखी है। 5 एकड़ जमीन हर बार होगी आपकी, मतलब हर टाइम आपके 5 एकड़ जमीन दिखाई दे रही होगी। तो मतलब आपका फैक्टर जो होगा, फिक्स फैक्टर जो होगा, ये फिक्स्ड हो गया। ये ऑलवेज फिक्स्ड ही होता है, आप लोगों को पता है, फिक्स कॉस्ट। और ये जो लेबर है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेबर आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेबर हमेशा क्या होता है, वेरिएबल, और ये फिक्स हो गया। तो लेबर आपको दिखाई दे रही होगी, लेबर आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है, टू सो ऑन 8 तक। अब टोटल प्रोडक्शन इसने क्या माना है, देखिए टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो बिल्कुल सिंपल है। टोटल प्रोडक्शन इसका इंक्रीज हो रहा है। यहां तक जो लाइनिंग है ना, यहां तक लाइनिंग कर रखी है, जहां तक वो चीज इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में ये चीजें यहां तक जो पहुंच रही है वो आपकी मैक्सिमम हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में चीजें क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। तो मैं बात करता हूं टोटल प्रोडक्शन, देखिए इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। मतलब टोटल प्रोडक्शन 0 है, 5 है, 12 है, 21 है, 28 है, 34 तक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां ये कांस्टेंट हुआ और यहां ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो मैं अगर ग्राफ के अंदर बताता हूं, देखिए टोटल प्रोडक्ट जो हमारा है वो इंक्रीज हो रहा है बाय द इंक्रीजिंग रेट से। मतलब टोटल, इसे कहेंगे टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। और बाकी जो सेकंड स्टेप के अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि होने के बाद में यहां पे ये सेकंड स्टेज में क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, देन ये डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी प्रोडक्शन वाला जो प्रोडक्शन करना चाहता है वो कौन सी स्टेज को फुलफिल करेगा, वो 3 स्टेजेस में अगर मैं बांटता हूं, तो फर्स्ट स्टेज ये हो गया, देन हमारा ये सेकंड स्टेजेस हो गया, जिसे कुछ लोग फेजेस भी कहते हैं, देन ये थर्ड हो गया। तो हम कहेंगे कि वो सेकंड फेजेस में कहेगा, क्योंकि सेकंड फेजेस के अंदर में अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन जो हो रही है वो एक तो स्टेबल भी हो रही है और मैक्सिमम हो रही है। ठीक है ना। तो हर कोई प्रोडक्शन वाला ये चाहेगा कि मेरी प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। यहां तक हर कोई चाहता है कि मेरी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, बट मैक्सिमम के बाद में जो प्रोडक्शन होगी साइकिल गिरने लग जाएगी, मतलब डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप ध्यान देंगे तो टोटल प्रोडक्शन से हमने एवरेज डिवाइड किया है, तो 0 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। 5 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। याद है ना, एपी मैंने आपको क्या बताया था, एपी इक्वल टू था टीपी डिवाइड बाय लेबर। तो आप ध्यान दीजिए, अब मानिए 21 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास में, 7 आता है। तो ऐसे करके हमारे पास में ये इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। देन हमारे पास में नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला था। एमपी मैंने बताया था टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस 1 आपको करना है। ये जब आप करोगे तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो देखिए टीपी पहला 0, यहां से यहां करेंगे तो 5 वैल्यू आई। देन हमारे पास में 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 वैल्यू आई। देन हमारे पास में 21 में से 12 माइनस करेंगे 9 वैल्यू आई। ऐसे करके हमारी वैल्यू आ गई, जिसको कहेंगे हम सो ऑन। ठीक है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि हमारे पास में फिक्स फैक्टर दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, एपी और एमपी कैसे निकालना है टीपी से। ओके जी, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां तक वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करेगा, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन देने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको मैं बताता हूं तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको पॉइंट्स को कहेंगे। अब इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखिए यहां पे लेबर क्या है, 6 यूनिट है। यहां पे आपके पास लेबर 6 यूनिट है, बट टोटल प्रोडक्शन आपके 38 है। देन नेक्स्ट स्टेज के अंदर में आपके पास में लेबर 7 इंक्रीज हो गया। देखिए फिक्स तो आपके पास में फिक्स ही है, 5 एकड़ जमीन है, उससे ऊपर हो नहीं सकता। अब ये जो लेबर है आपका 6 थे मतलब अगर 6 लेबर होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, 38। देन 7 लेबर है तो भी अपना क्या जाता है, 30 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आती है। इसका मतलब हम इस यूनिट्स को हम हमेशा मानेंगे, क्यों, क्योंकि 6 लेबर होने के बाद भी 38 प्रोडक्शन आती है, 7 होने के बाद भी 38 आती है। तो मैं एडिशनल यूनिट क्यों करूं। इस कंडीशन पे अगर मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल के अंदर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस स्टेज पे हो रहा है, तो मैं कहूंगा इस स्टेज पे हो रहा है, क्योंकि लेबर 6 होने के बाद भी आपकी प्रोडक्शन 38 है, लेबर 7 होने के बाद भी 38 है। तो मैं इस स्टेज को मानूंगा जहां पे मेरे को मैक्सिमम क्या दे रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है। यहीं पे इंपॉर्टेंट लाइन होगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेबर को इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास में प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको समझाता हूं तो बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। आपके पास में सिर्फ 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ जमीन के अंदर में 5 एकड़ जमीन हुआ आपके पास में, चेंज नहीं हो रहा। आपने 1 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन बढ़ी, 2 लेबर लगाया प्रोडक्शन बढ़ी, 3 लगाया प्रोडक्शन बढ़ी, 4 लगाया प्रोडक्शन बढ़ी, 5 लगाया, ऐसे करके प्रोडक्शन बढ़ी, 6 लगाया तब तक प्रोडक्शन बढ़ी। अब 7वें लेबर के लिए जगह ही नहीं बच रही है, 7 लेबर बढ़ाया प्रोडक्शन उतनी ही रही, 8वीं लगाया प्रोडक्शन गिरी, 9वीं लगाओगे और प्रोडक्शन गिरेगी, 10वीं
लगाओगे और प्रोडक्शन गिरेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेबर इंक्रीज होता जा रहा है हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि काम करने के लिए जो सफिशिएंट मशीनरी और हमारे पास रॉ मटेरियल उतना ही है, हमें मतलब रॉ मटेरियल भी उतना ही है और हमारे पास में मशीनरी भी उतनी ही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो उतना ही है। अगर लेकिन हम लेबर बहुत ज्यादा लगा देंगे किसी जमीन पे या किसी वर्किंग के ऊपर में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हमको ये देखना है कि एक लेवल हो जाता है, उस लेवल तक ही सिर्फ हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हम लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ज्यादा अगर हम लेबर इंक्रीज कर देंगे उस कंडीशन पे हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो यहां तक ये प्रोडक्टिविटी जो है, जो स्टेज मैंने आपको बताया है, यहां तक हमारी प्रोडक्टिविटी जो है बिल्कुल ही सही है। और इसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके डिक्रीज होने के साथ में हमारा जो मार्जिनल है वो हमारा जब ये मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा जीरो पॉइंट है, जेडीआरओ। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज मतलब नेगेटिव होना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव होता जा रहा है। तो हमें क्या लिखना है, इफ द टोटल प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, ये जो यहां से इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। देन द इस सिचुएशन के अंदर में व्हेन द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीज हुआ एट इंक्रीजिंग रेट पे और ये इंक्रीज हुआ एट डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है ना। ये इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पे, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट, मतलब तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ है। बट जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है इस स्टेज के बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। और एक टाइम पे जब भी मैक्सिमम हुआ है ये जीरो हो गया, और जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है तीसरे स्टेज के अंदर में, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो गई। ये हमने पढ़ा है, इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड के अंदर में आता है, हर बोर्ड के अंदर में व्हाट इज ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आप लोग को डेफिनेशन देनी है। ये आपका शेड्यूल हो गया जो आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया, ये आपको शेड्यूल दे देना है। और ये आप लोगों को क्या चाहिए, डायग्राम है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 के अकॉर्डिंग के अंदर में, कि स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 3 में क्या होगा, क्या रिलेशनशिप बताना आपको टीपी का और एमपी का। बस यहां तक अगर आपने कर दिया तो ये आपका कंप्लीट हो चुका। आइए फर्दर आगे नेक्स्ट में आते हैं। देखिए रीजन ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ये दिखाई दे रहा था आपको कि नेगेटिव रिटर्न्स ये जो नेगेटिव हो गया है, ये क्या रीजन है जिसकी वजह से नेगेटिव हो गया। अब हमको ये पढ़ना है कि नेगेटिव क्यों हुआ था। तो ये हम पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव क्यों हुआ था। तो ये हमें सबसे पहले 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या चाहिए, स्कार्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अगर हम पे फिक्स्ड फैक्टर की स्कार्सिटी होगी, देखिए वहां आपने ध्यान दिया था हमारे पास सिर्फ 5 एकड़ की जमीन थी। अगर हमें 5 एकड़ से ऊपर की अगर हमको जमीन मिल जाती तो हमारा जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ हमारे पास 5 एकड़ की ही जमीन थी, अगर ये और इंक्रीज हो जाती तो लेबर देखा था आपने 6 यूनिट तक तो वही था, 7 यूनिट जैसे हमने 7 लेबर इंक्रीज किया तो हमारे पास में जमीन उतनी ही है, तो हमारे पास प्रोडक्शन हो ही नहीं। अगर वो हम इंक्रीज कर देते तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या रहती, इंक्रीज हो जाती। शॉर्ट पीरियड के अंदर में देयर इज अ लिमिटेशन, बहुत सारे हमारे पास में क्या है, लिमिटेशन है, दैट वी कैन नॉट, बहुत सारे हमारे पास में क्या है, लिमिटेशन है। ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड देयर इज ए लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट चेंज द फिक्स फैक्टर। स्कार्सिटी क्या कहता है, स्कार्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर के अंदर में हमारे पास में क्या स्कार्सिटी है। इट मींस मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में 5 एकड़ जमीन है तो हमारे पास में सिर्फ 6 लेबर काम कर रहे हैं। अगर हम लेबर को और इंक्रीज कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर में हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट एरिया नहीं है ताकि हम वहां पे वर्क कर सकें। तो इस कंडीशन की वजह से हमारा क्या होता है कि फिक्स फैक्टर की स्कार्सिटी की वजह से ही हमारा नेगेटिव रिटर्न हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन जो है नेगेटिव तक पहुंच जाती है। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर में पहली चीज क्या है कि हमारे पास लिमिटेशन है, हम हर चीज को चेंज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। देन सेकंड कहता है वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज अप टू ए सर्टेन लिमिट, और वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं सर्टेन लिमिट पे। जैसे हमारे पास में लिमिट क्या थी, हमारे पास में लिमिट थी सिर्फ इस एरिया के अंदर में 6 वर्कर ही काम कर सकते हैं या 6 लेबर ही काम कर सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा या इससे एक्स्ट्रा वर्कर्स को यहाँ पे काम पे लगाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या कहता है, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर फॉल, मतलब जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है हमारे वेरिएबल फैक्टर की, वो भी क्या हो गई है, गिर जाए। तो मतलब लेबर की अगर एफिशिएंसी कम हो जाती है तो उस कंडीशन पे भी क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। इन दिस स्टेज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो गए हमारे क्या चीज, वेरिएबल फैक्टर। मतलब वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या था, लेबर हमारे क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इस कंडीशन से रिलेटिव टू फिक्स्ड फैक्टर के अकॉर्डिंग में जितना हम पे फिक्स फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग में हमारे पास में जो लेबर है वो एक्सेस हो गए हैं। मतलब मानिए इतनी सही एरिया है, उस एरिया के अंदर में 1 2 3 4
5-6 ही सिर्फ वर्कर काम कर सकते, 7वें के लिए स्पेस नहीं है, नो स्पेस। इस कंडीशन से क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। और ये क्या लिखा है, दिस हैपन्स, ये कब होता है, व्हेन टू मेनी लेबर्स आर एंगेज, अगर बहुत ज्यादा हम लेबर को क्या कर दे, एंगेज कर दे, काम में लगा दे, किसमें, कल्टीवेटिंग में, मतलब एग्रीकल्चर हो चाहे समथिंग एल्स, हम कुछ भी काम कर रहे हैं हम। देन थर्ड पॉइंट कहता है एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर फॉल, अगर हमारी फिक्स फैक्टर भी की एफिशिएंसी अगर खराब हो, मतलब फिक्स फैक्टर अच्छे ढंग से काम ना कर रहे हो, लाइक दैट मशीनरी, अगर हमारे पास मशीनरी है और मशीन अच्छा काम नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, या फिर वो आउटडेटेड है या फिर पुरानी है, उस कंडीशन पे भी हमारी प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है या फिर आउटडेटेड है, उस कंडीशन के अंदर में तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लिखा है ना, विच इज ए फिक्स्ड फैक्टर, टू मच ऑफ लेबर में कॉजेज ए लॉट्स ऑफ वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, बहुत ज्यादा वर्कर हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हो जाएगी, मशीनरी के ऊपर में बहुत ज्यादा एक्सपेंस लग जाएगा। फिर कहता है फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन्स एंड एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब क्या है, एक्सेसिव कॉस्ट लग जाएगा किसमें, मेंटेनेंस में, मतलब उसकी मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ने के बाद में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी ना, अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक्सेस लेबर लगा दिया और हमारे पास में सफिशिएंट, हमारे पास क्या नहीं है, एरिया नहीं है, या फिक्स फैक्टर सफिशिएंट नहीं है इस कंडीशन में। तो ये सारे रीजंस थे, क्या चीज, नेगेटिव रिटर्न्स के सारे रीजन थे। आई होप आपको नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, और प्रैक्टिकल सम हमको क्या देगा, प्रैक्टिकल सम से हमको क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो आइए अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सम करवा देता हूं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है ना। तो पहले क्या कहता है, देखिए अगर आप देखेंगे यूनिट ऑफ लेबर, देखिए टोटल प्रोडक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था, जो टीपी होता है, टोटल प्रोडक्शन जो होता है हमारा, वो टोटल प्रोडक्शन होता है, हमें ऐड करते हैं, मतलब टोटल ईयर के अंदर में दिया हुआ टोटल प्रोडक्शन कितने हैं, मतलब इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन, मतलब गिवन टाइम के अंदर में हमारी प्रोडक्शन टोटल कितनी हुई है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में एपी, इसे कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। इसको मैंने बताया था, एपी जो होता है वो टीपी को हम डिवाइड करते हैं एल से, मतलब लेबर को, टोटल प्रोडक्शन को अगर मैं लेबर से डिवाइड करता हूं, एल फॉर लेबर, अगर मैं लेबर से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में जो निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है ना, एवरेज प्रोडक्शन। उसके बाद में आता है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था एमपी का मतलब था अगर टोटल प्रोडक्शन एन में से अगर मैं टोटल प्रोडक्शन एन -1 माइनस कर देता हूं, अगर मैं यहां 5 लेता हूं तो इसका मतलब 5 - 1, तो ये हो जाएगा मेरा क्या चीज, इट इज इंप्लाई टीपी। अगर मैं इसमें 5 लेता हूं तो नेक्स्ट होगा टीपी 5 - 1, इट इज इंप्लाइड टीपी 5 माइनस में टीपी 4, मतलब फिफ्थ में से फोर्थ माइनस, फोर्थ में से थर्ड माइनस, सो ऑन। बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है ना। तो टीपी मैंने आपको बता दिया, देन आपको एपी बता दिया, देन आपको एमपी बता दिया। इसी बेस पे अगर आप इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सम बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए जी आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर में हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है, और एमपी निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और टीपी निकालना है। टीपी, एपी, एमपी तीनों चीज निकालना है। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि एमपी का मतलब क्या था, एमपी का मतलब था टीपीएन में से मुझको माइनस कर देना है टीपीएन -1। जब मैं टीपीएन में से टीपीएन -1 करूंगा तो मेरे पे एमपी आ जाएगा। तो अगर मैं दूसरे वर्ड में कहता हूं, अगर मुझे टीपी निकालना है तो मैं कहूंगा एमपी के अंदर में अगर मैं ऐड कर देता हूं टीपीएन -1 तो मेरे पास में आ जाएगा टीपीएन। इस फॉर्मेट को मैं यूज करके करूंगा। तो पहला मेरे पे 0 है तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया 0। नेक्स्ट स्टेप के अंदर में अगर मेरे पास में आती है वैल्यू 10 तो मैं यहाँ पे करूंगा 10। फिर क्या करूंगा, 10 के अंदर में 12 ऐड करूंगा, तो 10 में 12 ऐड होगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। 22 आने के बाद में मेरा काम क्या होगा कि 22 में अगर मैं 14 ऐड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 22 में जैसे ही मैं 14 ऐड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 36। फिर 36 में मैं फिर 14 ऐड कर दूंगा, तो जैसे ही 36 में 14 ऐड करूंगा मेरी वैल्यू आएगी 50। 50 में फिर मैं 12 ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 62। तो मेरे पास में भाई क्या आ चुका है, अब आ चुका है मेरे पास में टोटल प्रोडक्शन। तो दोस्तों आपके पास जैसे टोटल प्रोडक्शन आएगा आप एपी अपने आप निकाल सकते हो। आप क्या करना है, तो एपी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसे करना है टोटल प्रोडक्शन को आपको डिवाइड करना है लेबर से। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे आपका क्या आ चुका है, एवरेज प्रोडक्शन आ चुका। तो आप पे टोटल प्रोडक्शन ये दे रखा
है और यूनिट ऑफ लेबर ये दे रखा है। आपको सिर्फ डिवाइड करके इस वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। कैसे, योर सेल्फ सॉल्व इट, अपने आप लोगों को ये सम करना है। देन आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, यूनिट ऑफ लेबर हमको गिवन है, यूनिट ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है। देन हमारे पास में एवरेज प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, तो मैं इसमें टोटल प्रोडक्शन अपने आप निकालूंगा। तो टीपी निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, एपी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टीपी आ जाएगा, मतलब टीपी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एपी मल्टीप्लाई में लेबर। एपी को मल्टीप्लाई लेबर से करता हूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है टीपी क्या पहली 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पे वैल्यू क्या आ जाती है 20, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर में अगर मैं इसको इससे करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आती है 42 आ जाती है दोस्तों। तो जैसे वैल्यू आई उसका मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास में 8 थी, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन 8 थी, तो मेरी ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन 8 मान सकते हैं, ठीक है। तो 8 आने के बाद में नेक्स्ट जो मैं स्टेप करूंगा वो क्या करूंगा, इसके अंदर में से क्या चीज इसमें से माइनस करेंगे, मतलब इसको इसमें से माइनस करेंगे। बताया ना कि हमें क्या करना होता है, टोटल प्रोडक्शन निकाल, टोटल प्रोडक्शन में से, टोटल प्रोडक्शन एन में से टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करूंगा, मेरे पे वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मेरे पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या 12। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 8 प्लस में 12 20, 20 प्लस में 10 मेरी वैल्यू आती है 30। ये वैल्यू आ चुकी। 30 आने के बाद में मैं ध्यान दूंगा क्या चीज कि कैसे वैल्यू निकाली गई है, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू क्या 10 बच रही है, यस ये वैल्यू हमारे पास में 10 ऑलरेडी बच रही है। उसके बाद में क्या करूंगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा, जैसे ही माइनस करूंगा मेरी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। फिर हम दोबारा ऐड कर लेते हैं ऊपर से, पहली वैल्यू हमारी 8 है, दूसरी वैल्यू 8 प्लस में 12 20, 20 प्लस में 10 हमने किया 30, 30 प्लस में 6 36, 36 प्लस में 4 कितना आता है 40, 36 प्लस में 4 40 आ चुका। अब मैं यहां से क्या करूंगा, दोबारा माइनस, तो ये माइनस होता है तो आता है क्या 4, ये माइनस आएगी तो वैल्यू आएगी 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एवरेज प्रोडक्ट तो बिल्कुल सिंपल है निकालने के लिए, क्या 30 को डिवाइड कर देंगे कितने से 3 से, देन नेक्स्ट कितना आता है 40, तो 40 को डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से 5 से, तो मेरी वैल्यू जो मिसिंग है वो निकल चुकी है। तो इसको भी आपको क्या करना है, अपने आप सॉल्व करना है, सॉल्व इट, इसको भी आपको अपने आप सॉल्व करना है। देन आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये आप लोगों को मैं होमवर्क में दे देता हूं, होमवर्क में सेम क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को करना है बिल्कुल जैसे मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा था। क्या चीज, प्लस का पैटर्न और माइनस का पैटर्न, बस इस दो पैटर्न को एपी के अंदर में, मार्जिनल प्रोडक्ट में और टोटल प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ओके जी दोस्तों, तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर चुके हैं, जिसके अंदर में हमारी एक चीज फिक्स रहती है और बाकी चीजें क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। और अब जो है उसका नाम है द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर में हर चीज क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि ये जो चीज है ये किस में आता है, लॉन्ग टर्म्स में आता है, जिसके अंदर में लंबा समय मिलता है, ठीक है ना। और जब लंबा समय मिलता है, आपको मैंने बताया था हर चीज क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब आप हर चीज को चेंज कर सकते हैं। तो कहता है इन दिस लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजेबल। इसके अंदर में आप हर चीज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब फिक्स्ड जो होती है, दो चीजें बताई गई थी ना, फिक्स्ड होती है और दूसरा वेरिएबल होती है, आप इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों चीज के अंदर में आपको क्या मिलता है, टाइम पीरियड मिलता है। टाइम पीरियड आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और जब टाइम पीरियड ज्यादा हो तो आप हर चीज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कहता है दिस लॉ, इस लॉ के अंदर में एक्सप्लेन द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द सम प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट। मतलब कि आप आउटपुट को भी चेंज कर सकते हो, कैसे, इनपुट को चेंज करके, मतलब लेबर और कैपिटल दोनों को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये 3 चीजें होगी इसके अंदर में। पहला क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब कहता है इफ द प्रोपोर्शनेट द चेंज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, जिसमें आउटपुट अगर ज्यादा चेंज हो इनपुट के मुकाबले में। मतलब वही दो चीजें आ गई आपकी कि आपने जो क्या किया, इनपुट को क्या किया, चेंज कर दिया। इनपुट आपने किया चेंज, अगर आपने इनपुट चेंज किया 20% और इसकी वजह से सिर्फ आपका आउटपुट जो हो गया वो आ गया आपका कितना, 40%। इसका मतलब ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें आपने इनपुट को कम चेंज किया बट आउटपुट जो प्रोडक्टिविटी आपकी निकली वो मैक्सिमम निकली। फॉर एग्जांपल इसमें इफ द आउटपुट इज चेंज बाय मोर देन द
डबल, इसमें ज्यादा हो जाए, डबल हो जाए ड्यू टू डबलिंग ऑफ इनपुट, इनपुट का डबल करने पे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर हो। दूसरा क्या आता है हमारा, ये रहा उसका एग्जांपल, जिसमें देखिए आपने क्या किया, लेबर को इंक्रीज किया 1 2 3, आपने लेबर को इंक्रीज किया तो आपकी जो कैपिटल होगी वो भी ऐसी प्रोपोर्शनेट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये जो फैक्टर्स है क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे आपने लेबर को इंक्रीज किया, कैपिटल इंक्रीज हुआ, फिर कैपिटल 2 हो गया, लेबर आपका डबल हो गया, फिर ये ट्रिपल हुआ, ये हुआ। तो देखिए प्रोडक्शन लेवल पहले आपका 10 था, फिर प्रोडक्शन लेवल आपका क्या इंक्रीज हो गया, 10 हुआ, फिर आपकी दूसरी आगे 25 हुई, फिर आपकी 35 होगी। मतलब आपने किया 1 2 3, क्या चीज, कैपिटल भी प्लस में लेबर भी, आपने वो प्रोपोर्शनेट 1 2 3 में जब बढ़ाया तो 1 पे आपकी प्रोडक्ट 10 आती है आउटपुट, दूसरे पे 25 आती है, तीसरे 55 आती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा निकल रही है, मतलब मिनिमम इनपुट, कम इनपुट पे आउटपुट का ज्यादा निकलना, क्या कहलाता है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये 3 कंडीशंस पे है, कंडीशंस पढ़ लेते हैं। पहले टेक्निकल, आप मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हो, मैनेजर की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हो, इनविजिबिलिटी मतलब बढ़ा रहे हो उसको, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप स्पेशलाइजेशन मतलब बहुत ही अच्छे लोगों को यूज कर रहे हो काम करने के लिए, ठीक है। और फिर अगला है डिमेंशनल रिलेशंस, एक दूसरे के बीच में उनका रिलेशन क्या है, डिमेंशनल है। इन तीनों कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्या चीज, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट में हम आते हैं, दूसरा नाम है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब है डीआरएस। ये डीआरएस क्या कहता है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे कम इनपुट लगा, ज्यादा आउटपुट निकला, और यहां पे क्या हो जाएगा कि इनपुट जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, बट उसके मुकाबले इनपुट आपने 10 लगाया 20 लगाया, बट जो आउटपुट निकल रहा है वो इतना ज्यादा नहीं निकल रहा, उसके मुकाबले में कम निकल रहा। वहां डबल हो रहा था बट यहाँ पे आपका डबल नहीं हो रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या कहता है, आउटपुट if the proportionate change in output is less than the proportionate change in input, इनपुट को डालने पे जितना हम इनपुट डाल रहे हैं, अगर मानिए 10 और 20 डाल रहे हैं तो हमारा आउटपुट उसके प्रोपोर्शनेट में कम आ रहा है, मतलब मानो ये 8 आ रहा है और इस डालने पे 16 आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, आपकी कैपिटल 1 है 2 है देन 3 है, और लेबर क्या है, 1 है 2 है 3 है। आपकी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल प्लस में लेबर आपने बढ़ाई 1 2 3, बट प्रोडक्टिविटी 1 पे क्या आ रही है आपकी, आ रही है यहाँ पे 10, दूसरी आ रही है 18, आपको दिखाई दे रहा हो ना 18, ये आपकी 10 लिखा हुआ यहाँ पे है, और आपका 24 यहाँ पे आपका आता है कितना, 10 आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपका 20 आना चाहिए, 20 आगे कम हुआ उससे भी 18, मतलब माइनस का 2 आ रहा है करा। और अगले स्टेप के अंदर में आपका 30 आना चाहिए, तो 30 की जगह 24 आ रहा है, मतलब इसमें और ज्यादा गैप आ रहा है, माइनस का 6। ये हमारा होगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इज दैट क्लियर। थर्ड स्टेप के अंदर मैं बात करता हूं, तो थर्ड स्टेप क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये कंडीशन जिसके अंदर में आपका जितना आप इनपुट डाल रहे हो उतना ही आउटपुट रहा है। देखिए पहली कंडीशन के अंदर में आपको मैंने बताया था कि इनपुट आपका क्या डल रहा है, इनपुट हमारा कम डल रहा है, और जो हमारा आउटपुट निकल रहा है उसके मुकाबले में ज्यादा निकल रहा है, ठीक है ना। देन सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था, ये था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगला जो हमारा था वो था डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल 2 हो गया। अब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग में क्या था कि जितना आपने इनपुट डाला है, माने इनपुट 10 है, तो हमारा जो आउटपुट निकल रहा है हमारा कितना निकल रहा है, 8 निकल रहा है। अब आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब अगर इनपुट में 10 डाल रहा हूं तो मेरा आउटपुट भी कितना निकल रहा है, 10 से निकल रहा है, मतलब कांस्टेंट है इसके अंदर में। और यहाँ पे इनपुट मैंने 10 डाला था तो जो मेरा आउटपुट निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, 12 निकल रहा था, या फिर ज्यादा निकल रहा था। अभी इसको हम बिल्कुल सिंपल स्टेप के अंदर में आइए और फॉलो कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो कहता है इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, अगर मैं इनपुट को चेंज कर दूं तो आउटपुट भी क्या आता है मेरा, इक्वल आता है। भैया जी ये बात समझने वाली थी। इट इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं CRS, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना आप इनपुट लगा रहे हो उतना ही आउटपुट आ रहा है। तो फिर से ध्यान देते हैं, हमारे पास में क्या है, कैपिटल बताया था ना, C से कैपिटल नहीं, इसमें K से कैपिटल है, कैपिटल प्लस में लेबर। कैपिटल लेबर अगर मेरा 1 2 3 आता है तो ध्यान दीजिए कि अगर कैपिटल और लेबर अगर दोनों आप इंक्रीज करते हो तो मेरी वैल्यू आती है कितनी, 10, दूसरी आती है ये वैल्यू कितनी, 20, तीसरी आती है मेरी क्या वैल्यू, 30। तो मेरे को क्या करना है कि वैल्यू अगर 1 आती है तो मेरी निकलती है 10, दूसरे में 2 है तो 20, तीसरे में 3 है तो 30, अगर ये मेरा 5 होता तो या 6 होता है, कुछ होता 7 होता तो मेरा निकलता 70। इसे कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर है भैया, ये ना बढ़ रहा है और ना ही क्या हो रहा है, घट रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो प्रोडक्शन जो है मेरे तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।
और इसके ऊपर में और भी मैं वीडियोस बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिसको इस वीडियो की जरूरत है, या फिर वो जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।